अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने स्टेट्स प्रॉप्स इस तरह के कुछ टॉपिक्स देखे थे। कुछ टॉपिक्स हैं जो बेसिक चीज़ें हमारी रहती हैं, माइनर माइनर सी, हम उनको कवर करते हैं। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे उसे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब भी हम अपना JSX का कोड लिख रहे होते हैं ना, लाइक हमने यहाँ पर app.js में आ जाते हैं और यहाँ पर हमने होम के कंपोनेंट को यहाँ से कॉल किया हुआ है। मैं अभी के लिए इसे रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ H2 का टैग लिख लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ इस हेडिंग, और इसी के साथ साथ एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और उस पैराग्राफ में मैं जी लोरम इप्सम का एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिख लिया। ये अब हमारा HTML नहीं है, ये हमारा JSX है। ठीक है। रिएक्ट के अंदर जब आप HTML का कोड लिख रहे होते हो तो वो JSX होता है आपका। तो माइनर माइनर से डिफरेंस होते हैं, मैंने कुछ आपको बताए थे। कुछ हमारे चीज़ें रहती हैं, हमें जैसे जैसे साथ साथ चीज़ें ज़रूरत पड़ती जाएंगी ना, तो हम उसको देखते जाएंगे। अभी के लिए जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब अगर हम किसी भी टैग में एट्रीब्यूट यूज़ करते थे स्टाइल का, ठीक है। स्टाइल जो होता था, पहले हम इस तरह से कुछ लिखते थे, स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम अपना स्टाइल लिखते होते हैं। ठीक है। बट अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा, लाइक मैं यहाँ पर कलर देता हूँ और यहाँ पर जी मैं कलर लिख लेता हूँ रेड करके, तो ये हमें एरर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लिख ही नहीं सकते। तो अब हम JSX के अंदर स्टाइल या ऐसा कुछ अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से लिखेंगे? तो स्टाइल का एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हमें ये जो है ना ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। ये वाली करली ब्रैकेट। ठीक है। और ये डबल करली ब्रैकेट होगी। ठीक है। एक जो होगी वो इस स्टाइल की है और दूसरी इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम बेसिकली जो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक उसकी वैल्यू होती है, लाइक हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी वैल्यू होती है और उसके साथ उसकी की होती है। जैसे हम इस तरह से कुछ यूज करते होते थे कि नेम इक्वल टू, और इसकी वैल्यू हम लिख देते थे जिशान। ठीक है। तो ये हम इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखते होते थे ना, तो ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर इसकी फॉर्म में हम अपनी CSS लिखेंगे। लाइक जैसे मैं अगर कलर इसका चेंज करना चाह रहा हूँ तो कलर कॉलन लगा के इन्वर्टेड कोमास में मैं कलर की वैल्यू लिखूंगा रेड। ठीक है। ये इस तरह से। अब ये हमारा जो पैराग्राफ है इसका कलर चेंज हो चुका होगा, ये देखो रेड हो गया। ठीक है। तो अब हम इस तरह से स्टाइल यूज करेंगे। और एक और चीज के, जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती थी बैकग्राउंड कलर, तो हम बैकग्राउंड और कलर के दरमियान स्पेस यूज करते थे। लाइक हम इस तरह से लिख रहे होते थे बैकग्राउंड और स्पेस दे के कलर लिख रहे होते थे। तो अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कैमल केस के अंदर। अब कैमल केस क्या होता है? बैकग्राउंड का एक वर्ड कंप्लीट हुआ, जो सेकंड वर्ड कंप्लीट स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है। इस तरह से बैकग्राउंड कलर, सी जो है कलर का वो कैपिटल लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और इसको भी हम लाइक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते जाएंगे। और ये हमारा हो जाएगा जी ग्रीन, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी इनलाइन CSS जो हम यूज करते थे, पहले तो हम सिंपली यूज कर लिया करते थे, बट अब हम कुछ इस फॉर्मेट में यूज करेंगे अपनी इनलाइन CSS को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लास का एट्रीब्यूट होता था हमारी सिंपल HTML CSS के अंदर, बट यहाँ पर हम क्लास नेम यूज करते हैं। ठीक है। N कैपिटल होता है। तो यहाँ पर क्लास नेम यूज करते हैं। अगर आप क्लास यूज करते हो ना तो भी आपका काम चल जाता है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, इसको मैंने क्लास दे दी हेलो, ठीक है, तो भी हमारा काम चलेगा, लेकिन ये एक किस्म का एरर है। ठीक है। तो हम इसको आगे जब लेके जाएंगे ना तो ये हमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जी दोबारा से रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। ये देखो, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन बाय क्लास नेम एट ऐप। ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपका आपने जो क्लास लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब आपने ऐप सॉरी क्लास नेम लिखना चाह रहे हो? तो फिर तो ठीक है, बट आप क्लास नहीं लिख सकते। ठीक है। अभी के लिए ये चल जाएगा अगर इसके ऊपर मैं कोई भी प्रॉपर्टी लगाता हूँ ना, लाइक मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास CSS की फाइल पड़ी है app.css, तो मैं इसको यहाँ से लिंक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, लाइक मैं अगर जो है इसको लिंक किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ हमें सजेस्ट मिलती है। बट जब हम CSS की फाइल इंपोर्ट करते हैं ना तब हमें सजेशन नहीं मिलती। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। फिर आप कहेंगे कि ये तो हमारा सजेशन ही नहीं हमें दे रहा, तो इसमें सजेशन नहीं मिलती होती। ठीक है। डॉट स्लैश लिखेंगे। अब देखो, आपको यहाँ पर बाकी सारों की आ रही है बट CSS की फाइल की सजेशन नहीं आएगी। तो app.css आपने एग्जैक्ट नेम लिखना है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है। अब हम चलते हैं जरा app.css में और हम हेलो की क्लास के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं जी डॉट हेलो,
और इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दो। तो बॉर्डर 2px सॉलिड येलो। ओके, अब आप देख सकते हो ये येलो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। मींस दैट जो हमने क्लास यहाँ पे लिखी है ना, वो वर्क कर रही है। बेशक हम क्लास नेम लिख देंगे तो भी वर्क करेगी दोनों फॉर्म में। ठीक है, ये देखो अभी भी स्टिल वो वर्क कर रही है। बट जब सिंपल आप क्लास लिखते हो ना, वो एक किस्म का एरर बन जाता है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जो डोम हम यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो इस चीज को अलाउ नहीं करती आपको। ठीक है, तो ये कुछ JSX की चीजें थी जो हमारी रहती थी, मेरे माइंड में आई, तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ साथ कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना मैप फंक्शन को जरा देख लेते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप फंक्शन देखा था, कोई मुझे बताएगा कि मैप फंक्शन का क्या काम था? जितनी भी आप एपीआईज को कॉल करते हैं ना, वो एपीआईज का डेटा जितना भी होता है, वो आगे आप मैप फंक्शन का यूज करके उसको एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, तो इस चीज को जरा आपने क्लियर करना है। ठीक है, अब मैप फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ये सिंपल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा फॉर लूप काम करता है, बिल्कुल इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, लाइक मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। रिटर्न से पहले हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक लेट ARR इक्वल टू, और यहाँ पर एरे के अंदर मैं लिखता हूँ जी 20, 30, 40 एंड 50। ये मैंने 4 वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप सबसे पहले आपको लगा के दिखाता हूँ। वैसे आपको पता तो है फॉर लूप के बारे में, जस्ट हम बस थारोली कर लेते हैं इसको। तो लेट आई स्टार्ट 0, आई इज लेस देन 4। ओके, हमें ये बेसिकली JSX के अंदर ये ब्रैकेट लगानी पड़ती है और इसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया जी I++। और इसकी फॉर लूप की ब्रैकेट्स के अंदर अब हम करेंगे जी कि जो हमारी एरे है उसके कंसोल में हम प्रिंट करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम कहते हैं कि ARR के आई इंडेक्स पे वैल्यू जो पड़ी है उसको प्रिंट करवा दो। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं खुद, मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया। असल में पता है क्या होता है, यही मेन मेन जो प्रॉब्लम है। अब देखो आपको, अब आपने ये चीज देख लिया ना, आपके सामने ये एरर आ गया है ना। अब ये चीज आपको कभी इस जिंदगी में नहीं भूलेगी। मैं इसको यहाँ से करता हूँ जी रिमूव, जी यहाँ से मैंने किया इसको कट। ठीक है, अब आपको होली भी नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसके बाहर यहीं पे मैं आता हूँ और अपना यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं जरा आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ पहले कि कंसोल में आपका प्रिंट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, आई उसने बोला है कि रिएक्ट जेएस में ना, सिंपल जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, उसमें आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं भी करते तो चलता है, रिएक्ट में आपको लाजमी डिक्लेयर करना पड़ता है। हम चलते हैं जी कंसोल के अंदर, तो कंसोल के अंदर ये सारी वैल्यूज आपको प्रिंट होके मिल जाएंगी कंसोल में। ये देखो 20, 30, 40, 50, और ये दोबारा से प्रिंट होगी। ठीक है, दो बार ये हमारा बेसिकली कोड हमारा री रेंडर हो रहा है। ठीक है, री रेंडर क्या होता है, मैंने आपको ये पहले बताया था कि आपका कोड दोबारा से एक बार से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये चीजें हम देखेंगे जब हम यूज इफेक्ट में जाएंगे ना, तब हम देखेंगे कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं, और ये सारा कुछ आज ही इंशाल्लाह हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, बुक्स पे भी जाएंगे हम लोग। ओके, तो अब देखो ये मैंने लूप चलाया फॉर लूप, और ये मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यही काम फॉर लूप को रोक के अब मैप फंक्शन से अगर आपको करके दिखाऊं, तो मैप फंक्शन सेम यही काम करेगा। लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी ARR डॉट मैप, और मैप जो होता है वो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन होता है। अब मुझे कौन बताएगा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अपने अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर देता है ना, वो कॉल बैक फंक्शन होता है। अब ये हमारे पास मैप का फंक्शन हम बना रहे हैं ना, ये अपने अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये देखो, ये इसके अंदर मैं दूसरा एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ये दूसरा एरो फंक्शन बना दिया मैंने। ठीक है, तो कोई एक फंक्शन अपने अंदर जब किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, तो वो होता है कॉल बैक फंक्शन। अब इसके अंदर कोई मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट हम लोग आइटम ले रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू, डेटा, कुछ भी। ठीक है, अब मैंने आइटम नाम का एक वेरिएबल इसके अंदर ले लिया। अब पता क्या होगा, ये इस एरे के ऊपर मैंने मैप फंक्शन लगाया है, तो एरे की हर वैल्यू के लिए मैप फंक्शन खुद ब खुद चलेगा, मतलब इसकी हर वैल्यू को 1 by 1 पिक करेगा और असाइन कर देगा आइटम को। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल में आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं आइटम, तो ये जैसे अभी आपने देखा था ना कि हम फॉर लूप का यूज करते हुए प्रिंट करवा रहे थे, सेम वैसे यही काम होगा। मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर 20, 30, 40, इसको मैं एक बार से रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50, ये हमारा कोड जो है वो 2 बार रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 बार इसने प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसको रोक के, मैप फंक्शन को रोक के और फॉर लूप से आपको करके दिखाऊं, तो भी सेम काम होगा।
ये देखो 20 30 40 50, मतलब दोनों से एक ही काम हो रहा है, लेकिन हम फॉर लूप का यूज क्यों नहीं करते और मैप फंक्शन का क्यों यूज करते हैं? तो यही डिफरेंस अभी हमारे सामने एरर बन के आ चुका है कि बेसिकली होता क्या है। होता ये है कि हम हमारी जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है ना, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर फॉर लूप हम यूज ही नहीं कर सकते। मतलब ये समझ लो कि ये जो हम रिटर्न स्टेटमेंट होती है इसके अंदर हम अपना HTML का, या हम कह सकते हैं कि JSX का कोड लिख रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट को पता ही नहीं है कि मैप फॉर लूप क्या चीज है। वाइल लूप का इसे नहीं पता, फॉर लूप का इसे नहीं पता, डू वाइल लूप का इसे नहीं पता। ये जो जावास्क्रिप्ट के लूप्स है ना, इनका रिटर्न स्टेटमेंट को नहीं पता, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम JSX का कोड लिख रहे होते हैं, मतलब HTML का कोड लिख रहे होते हैं, ना कि जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का कोड हम इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर इसके अंदर राइट आउट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर हम राइट आउट नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट को पता ही नहीं है कि फॉर लूप क्या है। मैं आपको दोबारा से इधर करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये जो फॉर लूप, इसको मैं अनकमिट करता हूँ। ये देखो एरर स्टिल आ रहा है। अगर मैं इसको कट करके और अब मैं मैप फंक्शन आपको इसके अंदर ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ इसको कट और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखो सही से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मीन्स दैट कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये लूप्स जो हैं ये हम यूज ही नहीं कर सकते इसके अंदर, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। इसीलिए हमें मैप फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मैप फंक्शन हमेशा आपका एरेज के ऊपर लगेगा। कभी भी आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपना मैप फंक्शन यूज नहीं कर सकते। और मुझे कौन बताएगा कि हमारा जो API से डेटा आता है वो किस फॉर्मेट में आता है? जी अली फरूक, ये चीजें मैंने बताई हुई हैं आप लोगों को। कोई बता दे, जिसको पता होता है वो बता दिया करे। अब नहीं है क्लास मेरे। में ज्यादा लोग तो है नहीं, दो चार लोग ही हैं, तो जिसको पता हो वो बता दिया करे। जी अलीशा, आपको भी नहीं पता? हमारे साथ चौथे मेंबर थे अहमद जी, आप बताएं भाई, आपको भी नहीं पता? नहीं सर। तो हमारे पास जो API से डेटा आता है ना, वो हमेशा होता है जेसन फॉर्मेट में। अभी भी मैंने अभी अभी जब मैं समझा रहा था ना, बिल्कुल अलीशा ने ठीक बताया, जेसन फॉर्मेट में डेटा होता है। और वो जेसन फॉर्मेट किस तरह से होता है? वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है। लाइक ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लगाओ कॉमा, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लगाओ कॉमा, ये तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के कोमा लगाओ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस फॉर्मेट में। और पॉसिबल है कि ये कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये किसी एक एरे के अंदर पड़े हों, तो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बनी हुई हो सकती है। तो इस फॉर्मेट में हमारा डेटा होता है, जेसन फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। मैं आपको करके एक एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक प्लेस होल्डर होती है, प्लेस होल्डर, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लेस होल्डर API जेसन। ठीक है, यहाँ पर फेक APIs हमारे पास पड़ी होती हैं। मैं आपको जस्ट जो है वो दिखा दूं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर पोस्ट के अंदर। ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये एक बाहर से एरे बनी हुई है। ठीक है, और उस एरे के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, इसी तरह से ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनी हुई है। समझ आ गई? अब ये हम लिंक कॉपी करके, अगर मैं अपने कोड के अंदर इस लिंक को एक्सेस करूं, मतलब यहाँ से डेटा को गेट करूं, तो ये सारा का सारा डेटा मुझे जेसन फॉर्मेट में मिल जाएगा। और ये एरे के अंदर क्लोज्ड है। ठीक है, तो हम बेसिकली हमारे पास अगर एरे के अंदर डेटा नहीं क्लोज, लाइक वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अगर हमारे पास पड़ा है जो हम डेटा गेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम मैप फंक्शन नहीं लगा सकते। बट लगाना तो हमें मैप फंक्शन ही है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उस क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। गॉट इट? तो वो हम किस तरह से करते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए उस चीज में आप नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आप खुद ही डेटा API खुद बना रहे हैं, लाइक मैं इधर एक और JSX की फाइल क्रिएट कर लूँ और उसके अंदर जेसन फॉर्मेट में खुद डेटा रख लो, ताकि मुझे यहाँ पर बार बार कंपोनेंट को रिपीट नहीं करना पड़े। वहां से एक ही कंपोनेंट में बना लूँ और वहां से डेटा को गेट करता हूँ और उसी कंपोनेंट में यूज करता जाऊँ। तो इस पर्पज के लिए अगर मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं API खुद बना सकता हूँ। तो जब मैं खुद बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाऊं, ताकि मुझे उस ऑब्जेक्ट्स को एरेज में कन्वर्ट ना करना पड़े। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी काफी हद तक। तो अब हम चलते हैं जरा मैप मेथड की तरफ और इसे जरा थोड़ा सा डिटेल में हम देख लें। मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से और हम सिर्फ मैप पे अब कंसंट्रेट करेंगे। तो अब ये हमारा डेटा है। ठीक है,
मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, बना के हम देख ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एरे है, इसके अंदर ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं नेम एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ जी जीशान, और इसकी जी मैं एज रख रहा हूँ 21, और इसी के साथ साथ मैं इसका डिग्री ले लेता हूँ जी BSSC। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और डेटा ले लेता हूँ। अब ये मैं बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो नेम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अली, एज 21 ही ठीक है, डिग्री भी ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और डेटा ले लेते हैं, 3 डेटा हम लेंगे। नेम में ले लेता हूँ जी अलीशा, और एज, बस बाकी डेटा ठीक है। मैं सेक्शन जस्ट चेंज कर देता हूँ, BSCS कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा ले लिया और तीनों को मैंने जो क्लोज किया है वो इस एरे के अंदर क्लोज किया है। ठीक है, और एरे का नाम क्या है मेरे पास, ARR। ठीक है, अब मैं आता हूँ मैप के अंदर और मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो हर वैल्यू मतलब अब पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो उठ के आएगा आइटम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ आइटम डॉट नेम को, कंसोल में ही डिस्प्ले करवा दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ आइटम डॉट एज, और उसके साथ मैं डिस्प्ले करवाऊंगा जी कंसोल डॉट लॉग में। ये इंपॉर्टेंट है, मैप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा इस पे टाइम लगा रहे हैं। तो आइटम डॉट, कौन सा था, डिग्री। ठीक है, अब ये तीनों हमारे पास, ये देखो ये हमारा यहाँ से शो हो रहा है, ये 2 बार हमारा रेंडर हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जिशान 21 BSSC, अली 21 BSSC, अलीशा 21 BSCS, और ये दोबारा से रेंडर हो रहा है एक बार। तो हमारा इस तरह से डेटा आ रहा है। अब हम जरा इसको एक बार ना टेबल में प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम टेबल में इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से print करेंगे। तो हम इन ब्रैकेट से बाहर क्रिएट करते हैं जी टेबल का टैग, और यहाँ पे मैं इसको इसके बाद क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और टेबल के अंदर अब, अच्छा एक और भी एरर आता है, मैं जरा पीछे जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने प्रिंट कर, अच्छा ठीक है, अभी के लिए वो नहीं आएगा, टेबल में देखेंगे उसको। ठीक है, ओके, ये हमारा टेबल हमने क्रिएट कर लिया, मतलब टेबल का टैग हमने लगा लिया, और इसके बाद अंदर हम यहाँ पर लगाएंगे TR। ठीक है, ये TR लगा दी, और मतलब TR एक फर्स्ट रो बन गई हमारी। और इस फर्स्ट रो को भी मैं अभी के लिए लूप से बाहर बनाता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर मैं लिखूंगा जी यहाँ पर मैं एक TD×3 करूंगा, TH सॉरी, हेडिंग बनाऊंगा मैं। ठीक है, और इसके अंदर जी मैं पहले लिखूंगा नेम, फिर लिखूंगा जी मैं एज, और फिर लिखूंगा मैं डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता हूँ मैं इस मैप के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी TR का टैग, और इसके अंदर जी मैं लिखता हूँ TD, और मुझे ये 3 बार प्रिंट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। समझ आ रही है ना। अब यहाँ पर मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब हर बार आइटम में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अब इसकी बार क्या करो, यहाँ पर लिख दो आइटम डॉट नेम लिख दो। ठीक है, और अब की बार यहाँ पर लिख दो आइटम डॉट एज। ठीक है, और नीचे यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम डॉट डिग्री। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, आइटम में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, और वो ऑब्जेक्ट हमने उस ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया। मतलब पहले हमने जिशान आया, जिशान का नेम ले लिया, जिशान की एज ले ली, और जिशान की डिग्री ले ली। उसके बाद आइटम क्या करेगा, आइटम में दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब मैप फंक्शन एरे की हर वैल्यू के लिए चलता है ना, तो हर वैल्यू में उसका ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो एरे का दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा आइटम के अंदर, उस दूसरे ऑब्जेक्ट का नेम पकड़ेगा, एज पकड़ेगा, और डिग्री पकड़ेगा, टेबल में प्रिंट करवा देगा। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो तीसरा, इसी तरह से। समझ आई ना। अब हम जरा देखते हैं, तो ये आया क्यों नहीं,